हर गुजरते दिन के साथ भारत की जनता के सामने गोदी मीडिया बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। जनता भी अब समझ रही है कि इस नफरत में सराबोर होकर हम अपनी जिंदगी को कब तक तबाह करते रहेंगे। हर गुजरते दिन के साथ गोदी मीडिया एक्सपोज हो रहा है और अब आलम यह है कि एक दूसरे को गाली दी जा रही है। जी हां, अपने मंच पर बैठ के एक संपादक दूसरे पत्रकार को गाली दे रहा है और मजाक नहीं है दोस्तों। ये जो तस्वीरें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जेनरेट की गई प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं, सिंबॉलिक तस्वीरें हैं। मगर इसके जरिए मैं आपको बतला रहा हूं इन गोदी मीडिया के अंदर इस वक्त किस कदर का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इनको कोई देख नहीं रहा है दोस्तों। इनके पास सिर्फ एक हथियार है कि केबल टीवी पर ये चैनल्स आते हैं, लिहाजा जनता उन्हें देखती है, उन्हें देखना पड़ता है। और वही इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि जब ये नफरती एंकर्स घरों में पहुंचते हैं तो सिवाय जहर के कुछ नहीं जाता। और कुछ देर बाद मैं प्रमाणित करने वाला हूं। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस वक्त गोदी मीडिया में गैंग वॉर शुरू हो गया है। एक दूसरे के मंच पर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कल मैंने उसका जिक्र किया था, मगर सबसे बड़ी बात, इनका बुरी तरह से पर्दाफाश हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह क्लिप है मेरे फॉर्मर बॉस रजत शर्मा के, जो कि इंडिया टीवी के मालिक हैं। रजत जी के लिए मेरे मन में बेतहाशा इज्जत है, क्योंकि मैं रजत जी के साथ काम कर चुका हूं। बतौर इंसान वो कैसे हैं मैं जानता हूं, मगर मैं यह भी जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कितने करीब हैं। मैं यह भी जानता हूं कि अरुण जेटली के कितने परम मित्र हुआ करते थे। मगर इसका मतलब यह कतई नहीं कि पत्रकारिता को लेकर उनका जो फर्ज है उसे वो भूल जाएं। अब मैं बात करना चाहता हूं वायरल होते उस क्लिप की, जहां पर साफ तौर पर रजत जी के डबल स्टैंडर्ड्स, उनके दोगलेपन, उनके दोहरे मापदंड को आप देख सकते हैं। सुना जाए। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। तो देखा आपने, जब अरविंद केजरीवाल थे तो सवाल अरविंद केजरीवाल से होता था, और अब दिल्ली कटोरा बन गया है। दिक्कत क्या है, इस वक्त गोदी मीडिया हाथ में कटोरा लेकर टीआरपी की भीख मांग रहा है अपने दर्शकों से। हाथ में कटोरा लेकर गोदी मीडिया जो है वो अक्सर सरकार के सामने खड़ी होती है विज्ञापनों के लिए। कृपया दिल्ली को कटोरा मत बनाइए अपनी नफरतों का, अपने झूठ और अपने दुष्प्रचार का। और यह बात मैं रजत जी से नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं गोदी मीडिया से कह रहा हूं। हकीकत यह है कि रजत जी की भी जो पत्रकारिता है उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करना होता है, उनके लिए एजेंडा सेट करना होता है। उनकी कोशिश होती है कि उनके तमाम कार्यक्रमों में विपक्ष को बदनाम किया जाए और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब तो यह हालत है दोस्तों, प्रदूषण को लेकर लोकतंत्र पर इसका दोष मढ़ा जा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कल ही मैंने आपको बताया था, दूरदर्शन में इस तिहाड़ी एंकर ने कहा था कि भारत में प्रदूषण इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र है। चीन में काम इसलिए होता है क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। इन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर रिपब्लिक का यह संपादक बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। आजकल इस सत्ता से सवाल भी कर रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो जानता है अब उसकी नफरत और भाजपा को लेकर जो उसकी चाटुकारिता है कोई नहीं देख रहा है। तो अब वो चालाकी से सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहा है। क्यों? वरना अब से कोई नहीं देखेगा। हालांकि उसका चैनल अब भी जहर उगल रहा है। देखिए, अपने मंच पर बैठ के उसी दूरदर्शन एंकर के बारे में जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, क्या कह रहा है 15 करोड़ को लेकर। सुना जाए। Do you think Doordarshan will do a program like this? Do you think Doordarshan is going to question the central government? Do you think the anchors on Doordarshan who are paid, I don't know, 15 crore rupees nowadays, I'm told, 15 crore rupee anchors paid by the government are going to ask this question tonight? They won't. They won't. We will ask the questions tonight.
right? Because, I don't expect a 15 crore anchor of the government to ask this question tonight. Arnab is asking this question. और एक बार नहीं दोस्तों, 2 बार। देखिए, 2 बार जिक्र किया उसने 15 करोड़ का। अब फिर से सुनिए। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. But I'm asking this question on your behalf. State governments will argue, we're only following the Supreme Court's definition. तो साफ तौर पर बौखलाहट, खुलकर एक दूसरे को गाली दी जा रही है। इसके जवाब में वो तिहाड़ी एंकर भी आ गया जिसने ये कहा कि अब कुछ पत्रकार ऑड इवन कर रहे हैं पत्रकारिता को लेकर, यानी कि एक दिन भाजपा को गाली, एक दिन विपक्ष को गाली। काश तुमने पत्रकारिता के फर्ज को समझा होता। तुम तो अब लोकतंत्र को गाली दे रहे हो भैया, और अब तुम चीन को सराखों पर बिठा रहे हो, जिस चीन का इस्तेमाल करके तुम विपक्ष पर निशाना साधते थे, मेरे जैसे पत्रकारों पर निशाना साधते थे। अब चीन इनका नया बाप बन गया है। सुनिए लोकतंत्र को किस तरह से यह गाली दे रहा था, सुना जाए। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है। इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। जैसे मैंने कहा दोस्तों, खुलकर गैंग वॉर शुरू हो गया है। खुलकर गैंग वॉर। गोदी मीडिया में इस कदर बौखलाहट है दोस्तों कि बांग्लादेश के नाम पर ये लोग कुछ भी चला रहे हैं। इन्होंने विपक्ष को एंटी नेशनल तक बता दिया है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कल रिपब्लिक न्यूज ने विपक्ष के बारे में कितना जहरीला कार्यक्रम चलाया। मगर एक एक करके मैं आपको बतलाना चाहता हूं कल शाम बांग्लादेश के नाम पर कितना जहर चलाया गया है। बांग्लादेश को इन्होंने असीम मुनीर से जोड़ दिया। बांग्लादेश में जिस हिंदू की हत्या हुई थी उसकी चर्चा मैंने भी अपने मंच पर की थी, मगर मैं खबर पर रहता हूं। उस खबर के जरिए, यानी कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारा गया है, उसके जरिए आप अपने ही देश के लोगों पर निशाना नहीं साधते, वहां की सरकार से सवाल उठाते हैं। मगर देखिए गोदी मीडिया क्या कर रहा है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले यह गुल्लू कह रहा है बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने लगा दी आग, मुनीर का प्लान, यूनुस का एक्शन, मोदी का जवाब तैयार। मैं यही तो समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी का जवाब क्या है? वो तो इथियोपिया में जाकर एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं। प्रदूषण को लेकर उनका मुंह नहीं खुल रहा। अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री उस पर मुंह नहीं खोलते हैं, मगर हां इथियोपिया में जाकर पेड़ लगा रहे हैं। तो मैं इनसे समझना चाहता हूं कि मोदी जी का प्लान है क्या? क्या प्लान है? असम में जाकर या पश्चिम बंगाल में जाकर भाषण देना बहुत आसान है। क्या भारत बांग्लादेश के मुकाबले खुद को अप्रासंगिक बना रहा है? क्यों बांग्लादेश की सड़कों में भारत को लेकर गुस्सा है? अरे बांग्लादेश का वजूद हमारी वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से है। इंदिरा गांधी ना होती तो बांग्लादेश में अब भी पाकिस्तान अत्याचार कर रहा होता और वो पूर्वी पाकिस्तान होता। क्या वजह है कि बांग्लादेश की जनता में इस कदर भारतीयों के खिलाफ नाराजगी है, हिंदुओं के खिलाफ नाराजगी है? क्या कभी हमने अपनी सरकार से सवाल पूछा? क्या यह विदेश नीति की नाकामी तो नहीं? यह आम सवाल हैं जो पत्रकारों को पूछने चाहिए, मगर नहीं साहब, ये नहीं पूछेंगे। ये तो सिर्फ जहर चलाएंगे। अब देखिए, हिंदू सुनते ही जिंदा जला दिया, भड़के मोदी कर दिया ऐलान, यूनुस मुनीर की कब्र तैयार। यूनुस मुनीर की कब्र तैयार। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस तरह के हालात होते हैं तो हमें सख्त तेवर अपनाने होते हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने यूनुस मुनीर की कब्र तैयार कर दी, मगर क्या विदेश मंत्रालय ने एक भी बयान दिया है? या बयान दिया है तो क्या बयान दिया है, मुझे बताइए।
आप यूनुस की कब्र तैयार कर रहे हैं, इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा विदेश मंत्रालय बोल नहीं रहा है, हमारे विदेश मंत्री का अब तक बयान सामने नहीं आया। बताइए मुझे, एस जयशंकर ने जो हिंदू मारे गए हैं उनके बारे में क्या कहा है, क्या जवाब है? और कब्र तैयार कर रहे हैं साहब, कुछ भी बोलना, यानी कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को तबाह कर देना, जो हालात बद हैं उससे बदतर कर देना। आगे देखिए साहब, 4 देश बांग्लादेश को मिटाएंगे, जिहादियों को ठोकेंगे नागा साधु, उत्तरी योगी फोर्स, यूनुस को होगी फांसी। यानी कि पत्रकारिता के नाम पर कुछ भी चलाओ। अरे भाई, बांग्लादेश को मिटाकर क्या हासिल कर लोगे? कौन मिटाएगा बांग्लादेश को? और बांग्लादेश को मिटा दोगे तो उसकी जगह पर कौन आएगा? तुम चाहते हो बांग्लादेश में और अराजकता हो ताकि वहां पर और कट्टरपंथी ताकतें हैं वो काबिज हो जाएं, वहां पाकिस्तान और काबिज हो जाए। बांग्लादेश को जरूरत लोकतंत्र की है और वो भारत के हित में है। बांग्लादेश को हम तबाह नहीं कर सकते हैं, यह बकवास चलाना बंद कीजिए। बांग्लादेश में जितनी अराजकता मचेगी वहां के हिंदुओं पर उतना प्रहार होगा, वहां पर मंदिरों पर उतना ज्यादा हमला होगा। तुम अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मगर देखिए साहब, यूनुस की कब्र तैयार, बांग्लादेश को मिटा देंगे, यानी कुछ भी कहना साहब। आगे देखिए, और यह कार्यक्रम बहुत भड़काऊ है, बहुत भड़काऊ है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। बचकर रहना हिंदुओं, जलाएंगे देश, विपक्ष ने बना लिया सबसे खतरनाक प्लान, मोदी ने संभाला मोर्चा, एक भी नहीं बचेगा। अब इसमें देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ बाल पकड़ते हुए अखिलेश, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सिर पकड़ते हुए, और पीछे कुछ मुसलमान जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, और ये शायद AI जेनरेटेड तस्वीर है। फिर पढ़िए साहब, बचकर रहना हिंदुओं, जलाएंगे देश, विपक्ष ने बना लिया सबसे खतरनाक प्लान, मोदी ने संभाला मोर्चा, एक भी नहीं बचेगा। यह पत्रकारिता के नाम पर क्या हो रहा है दोस्तों? मैं फिर इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, कब तक आप इस जहर को पीते रहेंगे? इसमें भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो सकता है अगर आप इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे दुख की बात है, इसी रिपब्लिक न्यूज में अखिलेश यादव कुछ दिनों बाद मेहमान बनकर चले जाएंगे। इसी रिपब्लिक न्यूज में कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं जाते हैं डिबेट में शामिल होने। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, अखिलेश यादव की बात करता हूं, इंडिया टुडे ने उनके पिता का अपमान किया था इस तस्वीर के साथ, यानी कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को बीच में दिखाया था, और एक तरफ रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव उनकी खिंचाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके चचा उनकी खिंचाई कर रहे हैं। यह तस्वीर थी इंडिया टुडे की। मगर क्या आप जानते हैं, कुछ दिनों बाद एजेंडा आज तक में अखिलेश यादव फिर से चले गए। यही तो मैं समझना चाहता हूं, आपका इस तरह से अपमान होता है, किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मगर क्या विपक्ष पर कोई फर्क पड़ता है? आगे देखा जाए, फिर से रिपब्लिक भारत, पूरा बांग्लादेश तबाह, सड़कों पर संत, पाकिस्तान तक भूचाल, हमले शुरू, हिंदुओं का बदला लेगा भारत। मैं यही तो समझना चाहता हूं, कौन सा बदला ले रहा है साहब? बयान तक सामने नहीं आया है। क्या भारत बांग्लादेश पर हमला करेगा? क्या भारत ऐसा कर सकता है? क्या आप जानते हैं बांग्लादेश में चाइना की क्या मौजूदगी है? अगर 2 मिनट के लिए मैं इस वाहियात कल्पना का समर्थन कर दूं और यह सोचूं कि बांग्लादेश पर भारत हमला कर देगा, एक्शन लेगा, तो फिर चाइना क्या करेगा? हम कितने मोर्चे खोलना चाहते हैं, हम कितने दुश्मन बनाना चाहते हैं। आप में से अब भी कुछ लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, मगर यह जो गोदी मीडिया कर रहा है, माफ कीजिएगा, यह कूटनीति नहीं है, यह विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहा है गोदी मीडिया। क्या आपको यह बात समझ आ रही है? क्या यह बात आपके पल्ले पड़ रही है? क्या यह बात आपके दिमाग में घुस रही है? आगे देखिए साहब, बुरके पर मजहबी फरेब, लौट आया औरंगजेब। न जाने पापा की परी कितनी बार औरंगजेब की कब्र में जाके कितनी बार उन्हें जिंदा करेंगी। मैं बताना चाहता हूं, औरंगजेब से बड़ी फैन कोई नहीं होगी, जो बार बार हर दूसरे दिन ये मोहतरमा जो है औरंगजेब का नाम लेती हैं। फिर देखो गुल्लू को,
राजनीति जबरदस्त, विपक्ष हुआ पस्त। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बनना चाहता है, यह सवाल कीजिए। क्यों बनना चाहता है, उस पर चर्चा कीजिए, उस पर डिबेट कीजिए। भारत की क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा कीजिए। अपनी सरकार पर दबाव बनाइए, विदेश मंत्रालय पर दबाव बनाइए कि कुछ कहिए तो सही। क्यों? मगर नहीं, वो सवाल नहीं किया जाएगा। सवालों की जगह यह कचरा परोसा जाएगा। मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में लोग अब इस गोदी मीडिया को नहीं देख रहे हैं, मगर अब भी कई लोग हैं जो अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर रहे हैं। और मैं नहीं जानता हूं कि उनकी आंखें कब खुलेंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।